हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की हिस्ट्री आवर पास्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कौन कौन से सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप उस टाइम पे इमर्ज हुए थे। तो आप देखेंगे कि सोसाइटी कैसी थी, क्या राजा कौन थे, किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो 700 और 1750 के बीच का टाइम था, मतलब इन दोनों के बीच का जो टाइम था 700 से 1750 का, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ा ह्यूज चैलेंज था। किसके लिए? हिस्टोरियंस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही वैरायटी ऑफ चेंजेस आए थे, टेक्नोलॉजी में आए थे, अपीयरेंस में आए थे, मूवमेंट हुआ था लोगों का, जिससे बहुत सारे ऐसे क्या आ गए थे स्टूडेंट, चेंजेस आ गए थे, चीज़ों में बदलाव आ गए थे, जो क्या हो गया था हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ी, एक अच्छी भी बात थी और बुरी भी बात थी। क्योंकि स्टूडेंट, अच्छी बात ऐसे कि उन्हें कुछ नया पता करने को मिल रहा था, नया वो लोग जान रहे थे, लेकिन बुरी बात ये थी, अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट वगैरह हुआ करती थी, उसमें कितनी मुसीबतें आती थी, कितनी परेशानी होती थी उनको पढ़ने में, जब एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता था, ये सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिसने इस पीरियड को इतना फेमस बना दिया था। तो पर्शियन व्हील्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, उनको यूज़ किया जाता था इरिगेशन में, मतलब जो सिंचाई होती है, सिंचाई में जब खेतों को पानी दिया जाता है उसके लिए पर्शियन व्हील को इस्तेमाल किया जाता था, यूज़ किया जाता था। और पर्शियन व्हील की अगर मैं आपको फ़ोटो बताऊं या बताऊं पर्शियन व्हील कैसी होती है, तो पर्शियन व्हील की फ़ोटो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। चलिए और देखते हैं। और जो दूसरी चीज़ यूज़ की गई थी, तो वो आपको ये याद रखना है कि स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल करने लगे थे लोग। कैसे? क्योंकि पहले ज़्यादातर हाथ से ये बुनाई होती थी, लेकिन फिर व्हील आ गए थे, चक्रा आ गया था, जिससे वो वीविंग करते थे। और उसके अलावा जो एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है वो फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आपने तो बताया ही नहीं कि ये क्या होता है, तो वेट करिए। तो मैं अभी आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, जो कॉम्बैट होता है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड कॉम से आया है। कॉम का मतलब होता है एक साथ। जैसे आपके फ्रेंड्स के आप लोग फ्रेंड्स 3-4 जो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे एक साथ रहते होंगे। और बैट, बैट का मतलब होता है फाइट, एक साथ मिलके फाइट करना, लड़ना। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज़ जो यूज़ की गई है वो है फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो बंदूकें होती थी, गन्स होती थी, उनका इस्तेमाल होने लगा था, उनका यूज़ होने लगा था। किस चीज़ में यूज़ होने लगा था स्टूडेंट्स? वॉर वगैरह में, लड़ाई झगड़ों में, इन सारी चीज़ों में। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और आपको देखनी होगी कि और क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो बहुत से अलग अलग टाइप के फूड्स और ब्रेवेजेस आ गए थे सब कॉन्टिनेंट में। कौन कौन से आए थे? पोटैटो आए थे, कॉर्न आया था, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये तो एंशियंट टाइम में भी आ सकती थी, मिडिवल टाइम में ही क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे तो उनके साथ उनके आइडिया, उनके खाने पीने के तरीके, उनके पहनने ओढ़ने के तरीके भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो आइडियाज़ लेके जाते थे। तो जिसके वजह से क्या हुआ था, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था? जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि ये जो पीरियड था, मिडिवल पीरियड था, 700 से 1750 के बीच का पीरियड था, यहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए थे। इकोनॉमिकली भी बहुत अपर हो गए थे, मतलब लोगों के पास जो पैसा था वो बढ़ गया था। पॉलिटिकली जो छोटे छोटे, पहले इतना कोई वो राजा वगैरह नहीं होते थे, किंग्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन मिडिवल टाइम में ये आ गया था पॉइंट कि एम्पायर बनाए हम लोग, डायनेस्टीज़ बनाए, ये सारी चीज़ें आ गई थी। सोशल और कल्चरल ग्रुप भी स्ट्रांग हो गए थे, एक अलग अलग ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो गए थे। रिलीजन के बेसिस पे भी था और सारी चीज़ों के बेसिस पे भी था, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर 5, 6 और 7 में। तो अभी जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको याद रखनी है। चलिए आगे आते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या हो रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही थी, तो इसका मतलब क्या है? लोग क्या हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पे ये दिया गया है, दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मतलब लोग क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे।
तो स्टूडेंट्स जब लोग ट्रैवल कर रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइम में तो ऐसा तो था नहीं कि हमारे अंकल अगर यूएसए में रहते हैं तो हम भी वहाँ रहेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं होती थी उस टाइम पे स्टूडेंट्स। वहाँ पे मेन रीज़न पे ये फोकस किया जाता था अपॉर्चुनिटीज़ की, खाना होना चाहिए, रहने की एक अच्छी सी जगह होना चाहिए, बस यही उनके लिए क्या होता था, मेन चीज़ होती थी। और बाकी भी उनकी चीज़ें होंगी, लेकिन आज की तरह जब डेवलप चीज़ें नहीं थी तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी इतनी ऊपर नहीं थी जितनी आप लोगों की होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो सब कॉन्टिनेंट था वो एक तरीके से एक अट्रैक्शन था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक तरीके से अट्रैक्शन था, क्योंकि यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, वेल्थ थी, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आ रहे थे। और उस टाइम में एक जो ग्रुप फेमस हुआ था वो राजपूत से। अब आप सोचेंगे मैडम आप ये तो बताइए ये कौन थे, तो इतना आप सोचिए मत। राजपूत स्टूडेंट्स, इनका जो नाम है वो कहाँ से मिल के आता है, कहाँ से ड्राइव हुआ है? इनका नाम आता है राजापुत्रा। नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, राजापुत्रा मतलब राजा के पुत्र या राजा के सन या राजा के लड़के। तो स्टूडेंट्स ये जो 14 सेंचुरी 8th और 14 सेंचुरी का टाइम था, यहाँ पे ये जो ग्रुप था ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और बोला जाता था कि ये किस कास्ट के हैं, ये क्षत्रिय कास्ट के हैं। अब आप लोग सोचेंगे मैडम ये क्षत्रिय क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो ऋग्वेदा है, जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ऋग्वेद में स्टूडेंट्स लिखा है कि जब आप लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद मतलब बर्थ के हिसाब से आपको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी ब्राह्मण्स होती है और सेकंड कैटेगरी उसमें से स्टूडेंट्स क्षत्रिय होती है। तो आपको याद रखना है कि ये सेकंड कैटेगरी में आती है। अब आप सोच रहे होंगे मैडम अब कुछ नहीं तो राजपूत की फोटो ही दिखा दिए, तो आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हैं बच्चों? ये देखिए स्टूडेंट, ये राजपूत थे। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में पढ़ाऊंगी कि ये सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं होते थे, ये हर चीज़ में क्या थे, हर चीज़ में एक्स्ट्रा थे। कैसे एक्स्ट्रा थे? क्योंकि इनके पास क्या था, बहुत ज़्यादा टैलेंट था। ये सोल्जर भी हुआ करते थे, ये राजा भी हुआ करते थे, ये वॉरियर्स भी हुआ करते थे, ये प्रीस्ट भी हुआ करते थे, अलग अलग प्रोफेशन थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या इनके अंदर टैलेंट था और ये किन किन चीज़ों में फेमस थे। चलिए आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ रूलर्स ही नहीं थे, ये चीफ्टन्स भी थे, ये सोल्जर्स भी थे, ये आर्मी के कमांडर्स भी होते थे, और ये मोनार्क भी थे। तो मतलब अलग अलग प्रोफेशन में ये थे। ऐसा मान लीजिए कि हर प्रोफेशन में ये पीएचडी करके आए थे, ऐसे आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है स्टूडेंट्स कि एक शिवालिक कोड आ गया था उस टाइम में। तो वो शिवालिक कोड को आप ऐसे याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताती हूँ कि शिवालिक कोड क्या होता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि इसको फॉलो करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। और कुछ राजपूत के अलावा कुछ और भी लोग थे जो फेमस हुए थे उस टाइम में, वो मराठास थे, सिख थे, जाट थे, और स्टूडेंट्स और भी लोग थे। अब आप सोचेंगे मैडम पहले ये कोड तो बताइए। तो उस कोड के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स थे जिस रूल्स को सब फॉलो करते थे। वो रूल्स ये थे कि क्या होगा, रिस्पेक्ट होगी, रिस्पेक्ट करेंगे सारे वर्दी पर्सन को, और क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रोटेक्ट करेंगे इनोसेंट को, मतलब जो बहुत ज़्यादा शरीफ लोग हैं उन्हें मारेंगे नहीं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बैटल होगी, ये सारी ये जो मतलब ये आपको मैंने 12 ये जो पूरे रूल्स लिखे हैं ये उनके रूल्स थे। जैसे आपके इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें रूल्स लिखे हैं कि गवर्नमेंट और आप किस हिसाब से काम करोगे, वैसे ही उनकी एक कोड बना गया था। जैसे किंग कोड बनाते हैं वैसे ही उस टाइम में कोड चला दिया गया था कि ऐसे लोग वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जैसे आपकी फैमिली में रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना कि रात को 12 बजे के बाद अगर खाना मांगोगे तो वैसे ही मम्मी नहीं देंगी, भगा देंगी, तो वैसे उस टाइम के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आपको पता चलेगा, दैट इज हैबिटेट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हैबिटेट वो कोई भी इन्वायरमेंट, वो कोई भी वातावरण, आसपास की चीज़ें या सोशल या इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जहाँ पे आप रह रहे हो। एक तरीके से आपका हैबिटेट क्या है, आप अपनी कॉलोनी में, आप अपने एरिया में रह रहे हो, वो क्या है, आपका एक तरीके से हैबिटेट है। चलिए अब अपन आते हैं दूसरी चीज़ में। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट पेज में कि ये पीरियड जो था वो मोबिलिटी का फेज था। मोबिलिटी का कैसे कि लोग एक जगह रुकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते ही रहते थे।
और दूसरी चेंज जो इस टाइम में आई थी वो हुआ था कि फॉरेस्ट को क्या करने लगे थे स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट को उस टाइम में काटा जाने लगा था, छट 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 काट दिया, मतलब एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया था, फॉरेस्ट को काटा जाने लगा स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ, जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं वो तो कहीं तो जाएंगे, तो जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे उन्हें अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने पड़ा। तो कैसे, चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते थे, उन्हें क्या होना पड़ा, उन्हें वो उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि जब आप किसी के घर को छीन लोगे तो उसे तो उस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे ही उनके साथ हुआ, फॉरेस्ट ड्वेलर के साथ। जब क्या हुआ, फॉरेस्ट को काटा जाने लगा, उनके एरिया को, उनके लैंड को छीना जाने लगा, तो वो माइग्रेट करने लगे, वो दूसरी जगह जाने लगे। और यहाँ पे ये भी दिया जा रहा है कि जो न्यू पीसेंट्स थे, these new peasants group gradually began to influence the regional market, chieftains, priests, monasteries, temple. They became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged among peasants. तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, ये जो पीसेंट्स वगैरह थे, अब आप सोचेंगे मैडम एक चीज़ तो बता दीजिए कि ये पीसेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पीसेंट एक छोटे छोटे ज़मींदार टाइप होते हैं, ये कि जो छोटा सा लैंड लेके खेती बाड़ी करें, उन्हीं से उनका खर्चा चले। और ये जो पीसेंट्स होते थे मिडिवल टाइम के सबसे गरीब लोग हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आप सब लोगों को टैक्सेस पे भी करने लगे, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई, लोग टैक्स पे करने लगे, और जो गुड्स और सर्विसेज का जो टैक्स था वो पे करने लगे। और जो अपन कुछ खरीदते हैं तो जो खरीदने में पैसा अपन करते हैं ना, लेन देन, वो सारी चीज़ें होने लगी। तो ये सारी चीज़ों से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी थी, कल्चर था उनका, इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी थी वो चेंज हुई। और ये भी कि कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोग लैंड पे तो रह रहे थे, प्रोडक्टिव लैंड था, कुछ लोगों के पास लैंड नहीं था, तो वो क्या करने लगे, कैटल्स को रखने लगे ताकि एक तरीके से उनके पास इनकम हो। और कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर को और उनकी आर्टिस्ट बिहेवियर जो था, उनका वर्क था, उनको कंबाइन कर दिया, और वो क्या करने लगे, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, दो टाइम की रोटी खाने के लिए अलग अलग टाइप की वर्क करने लगे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, peoples, the basis of their backgrounds, jatis or subcaste, and rank on the basis of their background and their occupations. Rank were not fixed permanently and varied accordingly. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अब क्या हुआ, जैसे ही जैसे डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा हुआ, तो जो सोसाइटी थी उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। पीपल्स जो थे, लोग जो थे, वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जैसे कि जातीज में, और जाति हो गई एक, और सब कास्ट में डिवाइड हो गए। और उनकी जो रैंकिंग थी, मतलब कौन सबसे ऊंचा है या कौन सबसे नीचा है, वो रैंक परमानेंटली नहीं होती थी, मतलब वो वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज होती जाती थी। अगर आपके वहाँ के लोग, आपके कास्ट या आपके जाति के लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आपकी जाति ज़्यादा पावरफुल मानी जाएगी, वो फर्स्ट रैंक पे आएगी। और अगर टाइम के हिसाब से कुछ दिनों बाद वो कम पावरफुल हो गए, तो जो दूसरी सब कास्ट या दूसरी जाति है उसको क्या मान लिया जाएगा, ज़्यादा पावरफुल मान लिया जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये जो मेंबर्स थे जाति के, वो कंट्रोल करते थे सारी चीज़ों को उनकी जाति के, और जो स्टेटस था सेम जाति का, वो एरिया टू एरिया या टाइम टू टाइम क्या करता था, वेरी करता था। और चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक रिलीजन में हैं, अगर आपको एक पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हिंदुइज्म या इस्लाम, या दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँ, अगर आप एक हाउस में रह रहे हैं या एक सोसाइटी में या एक वार्ड या मोहल्ले या एक सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो उनको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो जाति थी, उन लोगों ने क्या कर लिया था, अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए थे, और जिनको फॉलो करना पड़ता था। और इनको मैनेज कौन करते थे, उनके जो मेंबर्स थे, लोग थे, उन्हीं वही मेंबर्स फॉलो करते थे और मैनेज करते थे। अब आपकी सोसाइटी में कोई एक हेड होगा जो सारी चीज़ों को देखता होगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वैसे ही जो जाति के जो कुछ मेंबर्स होते थे वो देखते थे, वो रेगुलेट करते थे और कंडक्ट करवाते थे। और ये इनके सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो एनफोर्स किए जाते थे बड़े लोगों के द्वारा, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, एल्डर्स थे, जैसे आपकी फैमिली में बुजुर्ग होते हैं, उनने कहा कि ये होगा तो वो घर में होता है। वैसे ही जो जाति के बड़े लोग होते थे वो बताते थे कि कैसे ये सारी चीज़ें करना है। और वहाँ पे जाति पंचायत भी होती थी, और जाति को कुछ जो जाति थी
वो एक रूल्स और रेगुलेशंस तो मैंने आपको बता दिया, और उनके विलेजेस के भी कुछ अलग अलग रूल्स होते थे, और कुछ जो विलेजेस थे, कुछ जो गांव थे, उनको चीफ्टन्स रन करते थे, और वो एक स्मॉल यूनिट बनाते थे साथ मिलके काय का स्टेट का, क्योंकि छोटी छोटी जगह थी, परमानेंटली तो कुछ था नहीं उनके पास, तो एक तरीके से वो एक छोटी यूनिट बनाते थे। चलिए आगे आते हैं, रीजन एंड एम्पायर। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ये एम्पायर क्या होता है? एम्पायर मतलब स्टूडेंट साम्राज्य, कि कैसा साम्राज्य होगा, ये सारी चीज़ें। तो जो इस टाइम में, मिडिवल टाइम में बहुत सी चेंजेस हुए थे, बहुत से राजा आए, बहुत से राजा गए। तो जो चोलास थे उनके बारे में आपको चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगी मैं। मुगल्स, तुगलक्स, संस्कृत में अगर बोलें तो प्राशक्ति है, बलबान, दिल्ली सल्तनत आई, अफगानिस्तान में गंजना, गजनी आई, बंगाल, केरला, मतलब अलग अलग रीजन में, अलग अलग जगहों में। जैसे इंडिया में अभी प्रेजेंटली बात करूँ मैं, तो इंडिया के अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ पे उस टाइम में अलग अलग गवर्नमेंट थी, अलग अलग क्या थे, राजा महाराजा थे। और जो पीपल थे, जो लोग थे, वो डिफरेंट रीजन के थे, जैसे कि आंध्रा हो गया, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, और ये सब क्या थे, अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड थे। क्यों डिवाइडेड थे स्टूडेंट्स? अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स, एम्पायर, साम्राज्य सबका अलग अलग था। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट में कौन सा था, सेकंड में उच्च, फिर मुल्तान, कारा। तो ये सारी चीज़ें, जो ये नंबर्स जो हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि कौन से रीजन में किसका एम्पायर था, या कौन राजा था और किसकी हुकूमत चलती थी। तो इससे क्या हुआ था स्टूडेंट्स? अभी तो हम इंडिया एक स्टेट है, अपना इंडिया एक स्टेट है, लेकिन उस टाइम में जो स्टेट्स थे वो क्या था, एक तरीके से डिवाइडेड था। इंडिया जो कंट्री है वो स्टेट में डिवाइडेड था, और स्टेट अपनी अपनी हुकूमतों में डिवाइड था। यहाँ पे जो अमीर खुसरो हैं, फिर उनका एक वर्क आता है 1938 में, उन्हें ये वर्क किया। उनने डिफरेंट लैंग्वेज ली सबकी, और बताया कि इंडिया में कितनी टाइप की लैंग्वेज उस टाइम में थी। सिंधी थी, लाहौरी थी, कश्मीरी थी, सदर्न कर्नाटका थी, आंध्र प्रदेश की थी, गुजारी थी, माबनी थी, गौरी थी, ये सारी लैंग्वेजेस थी। तो वो ये भी बताते हैं कि जो संस्कृत थी वो ज़्यादातर यूज़ की जाती थी, ज़्यादातर लैंग्वेज की थी, ओल्ड लैंग्वेज थी, कॉमन पीपल, ज़्यादातर ब्राह्मण्स इसको यूज़ करते थे। लेकिन आज आपको वो ये बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम में इतनी लैंग्वेज थी और इतने रीजन थे। आज आप देखिए कितनी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में और कितने रीजन से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है, आप देखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि बाय 1700 जो बहुत से रीजन्स थे वो क्या कर गए थे, जोग्राफिकली डायमेंशंस में आ गए थे। कैसे? उनकी खुद की लैंग्वेज थी, उनका खुद का कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक थी। आज भी यही है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है वो अलग हैं, क्योंकि आसपास सी वगैरह है। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ अलग है, वहाँ हिमालयस वगैरह हैं, ऐसा साउथ इंडिया में नहीं मिलता है। तो उस टाइम जैसा था तो लगभग आज भी ऐसा है, लेकिन टोटली वैसा कुछ भी नहीं है। और स्टूडेंट्स, जैसे जैसे क्या हुआ था, वहाँ की जोग्राफिकल डायमेंशंस भी अलग थे, वहाँ की लैंग्वेज भी अलग थी। और दूसरी चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि अलग अलग टाइप की डायनेस्टीज़, अलग अलग टाइप के रूलर्स, किंग वहाँ पे राज करते थे। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत सी डायनेस्टीज़ इमर्ज हुई थी, जैसे कि चोलास हो गई, और तुगलक्स, मुगल्स, ये सब क्या किया था, इन लोगों ने अपना एम्पायर बिल्ड किया था, जिनको आने वाले अगले चैप्टर्स में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब आपको एक बात याद रखना है, मुगल एम्पायर जो था, जब वो डिक्लाइन हो गया, मतलब एक तरीके से जब खत्म होने की कगार में आ गया 18th सेंचुरी में, तो बहुत से अलग अलग लोग उठने लगे। क्योंकि आपको एक बात तो याद रखना है कि जब एक, आप ऐसे समझिए आपकी ये क्लास है, पहले आप टॉप करते थे, लेकिन किसी वजह से आपने क्या कर दिया, आप बीमार थे, तो आपकी इस बार फर्स्ट रैंक नहीं आई। आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आई तो कोई तीसरा बच्चा, दूसरा बच्चा आगे आया होगा, उसने फर्स्ट रैंक सेक्वायर की होगी। ऐसे स्टूडेंट्स उस टाइम में हुआ जब जो मुगल एम्पायर थे, मुगल सल्तनत थी, जब वो एक तरीके से डूबने लगी, ख़त्म होने की कगार पे आने लगी, तो बहुत से लोग आगे आए जो क्या करना चाहते थे, जो रूल करना चाहते थे। जैसे कि बहुत से अलग अलग कॉन्टिनेंट से छोटे छोटे स्मॉल या बड़े बड़े जो लोग थे वो एक साथ मिले। छोटे छोटे जो डायनेस्टीज थी या छोटे छोटे जो राजा थे, उन्हें बड़े बड़े जो सल्तनत वाले लोग थे उनके साथ मिलके वो चाह रहे थे कि वो क्या करें,
रूल करें। तो एक तरीके से बहुत से ऐसे चेंजेस आए जिनने क्या किया, मिडिवल हिस्ट्री को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा क्या बना दिया, एक तरीके से खौफनाक भी बना दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो अभी यहाँ पे इस चैप्टर में तो आपको मैं बता दूँ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं अपन, अगले चैप्टर में हर चीज़ को, हर डायनेस्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड और न्यू रिलीजन्स की कैसे ओल्ड और अभी प्रेजेंट के रिलीजन्स में डिफरेंस है। तो तब भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, अभी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देख लेते हैं कि जब स्टूडेंट्स ये जो हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मिडिवल हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। जब डेवलपमेंट हुआ था तो आपको ये भी याद रखना है कि कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस में भी डेवलपमेंट हुआ होगा, लोगों के बिलीफ में भी डेवलपमेंट हुआ होगा। इस टाइम में जो सुपर नेचुरल पावर, जैसे कि एंशियंट टाइम में आपने देखा कि कोई भी ऐसा भगवान को नहीं मानते थे, मतलब वो लोग रेन को मानते थे, जो भी ऐसी चीज़ जिसको वो नेचर में समझ नहीं पाते थे उसकी वो पूजा करने लगते थे, उसको मानने लगते थे। इस टाइम जो यहाँ पे मिडिवल टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ 2 से 3 रिलीजन्स की बात की गई है। पहला रिलीजन हिंदुज़्म की बात की गई है, जहाँ पे वर्शिप की जाती थी इंपॉर्टेंट डिटीज़ की, और मिडिवल टाइम में बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए गए थे, और भी ब्राह्मण्स को, प्रीस्ट को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया गया था, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई थी। और जो उनके संस्कृत टेक्स्ट के ब्राह्मण्स के वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि ऋग्वेद और सारे जो वेद थे ज़्यादातर संस्कृत में ही कॉडिफाइड किए गए हैं। चलिए अब एक नया वर्ड आता है पैट्रॉन। तो पैट्रॉन क्या होता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर, वेल्थी इंडिविजुअल होता है जो किसी भी चीज़ को सपोर्ट करता है। वो क्राफ्ट पर्सन भी हो सकता है और एक नॉबल भी हो सकता है। और जो मेजर डेवलपमेंट इस पीरियड में आया था वो भक्ति का आया था। एंशियंट टाइम में मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 6 में कि एंशियंट टाइम में भक्ति का कोई रूल नहीं था। लोग सिर्फ पूजा या किसी भी चीज़ को इसलिए मानते थे ताकि उनको क्या मिल जाए, वो जो चाहते हैं वो मिल जाए। जैसे कि अगर उन्हें लैंड चाहिए तो वो मानेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस टाइम में, मिडिवल टाइम में कुछ चेंजेस हुए थे। वो चेंजेस ये हुए थे कि भक्ति का कॉन्सेप्ट आ गया था, स्पिरिचुअलिज्म आ गया था, लोग दिल से मानने लगे थे, सिर्फ कुछ पाने के लिए ही पूजा नहीं करते थे, दिल से करते थे। चलिए आगे आते हैं, ये देखिए। तो स्टूडेंट्स ये वो पीरियड था मिडिवल टाइम जब बहुत से रिलीजन क्या हो गए थे, इमर्ज हुए थे अपने सब कॉन्टिनेंट में। कौन से सब कॉन्टिनेंट में स्टूडेंट्स? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो मर्चेंट्स थे, माइग्रेंट्स थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ नई टीचिंग्स ला रहे थे। तो उसमें से एक टीचिंग्स जो थी वो होली कुरान की थी, जो इंडिया में आई थी। कब आई थी स्टूडेंट्स? 7th सेंचुरी में आई थी। जो मुस्लिम्स थे वो क्या करते थे, कुरान को अपना होली बुक मानते थे, और वो एक सॉवरेन पावर के साथ, सॉवरेन पावर मतलब कैसे कि गॉड जो अल्लाह है वो सिर्फ एक ही है, वही डिसीजंस लेता है, उसके सिवा कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, एक तरीके से सॉवरेन पावर के साथ गॉड को, अल्लाह को मानते थे, उसकी मर्सी पे मानते थे, और वो एक पूरा उनका जो ग्रुप था वो इस चीज़ को बिलीव करता था। और जो दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, पैट्रॉन्स थे इस्लाम के, जिसमें से एक उलामा भी आते हैं। उलामा आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन में पंडित वगैरह होते हैं, पंडित लोगों की भी रैंक होती है, प्रीस्ट वगैरह की भी रैंक होती है कि छोटे बड़े फिर बड़े, उसमें ही जो उलामा वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो उनके पास थ्योरीज थी, उनके पास एक रिलीजन था, एक पूरा माइंड मैप था, उनके पास होली बुक थी जिसको वो फॉलो करते थे। और इस्लाम एक अलग तरीके का रिलीजन था। कैसे? क्योंकि वो वैरायटी था, डाइवर्स था, और उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे। और वहाँ पे ये भी बताया जाता था कि कुछ लोग मतलब मुस्लिम्स को भी डिवाइड कर दिया गया था, जैसे कि शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। और जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो सन थे एक तरीके से, और मैसेंजर थे जो गॉड के, और जो अली थे लेजिटिमेट एक तरीके से लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको फॉलो किया जाता था, खलीफास को फॉलो किया जाता था, और दूसरी चीज़ें। ये आपको समझ में आई गई होंगी। अब आप ये जो लास्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें देखेंगे आप कैसे कि वक्त जैसे बदला क्यों, क्या क्या चीज़ें बदली। आप तो देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि कुछ भी सेम नहीं रहा। कि जब कुछ लोग थे जो पत्ते के कपड़े पहनते थे, इधर उधर घूमते थे, फिर मिडिवल टाइम में थोड़ी बहुत चेंजेस आई, लेकिन आज तो सब कुछ बदल गया। 4G नेट है, 5G भी आने वाला है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए ये जो आवर्स हैं
ये या जो डेज हैं या जो ईयर्स हैं वो एक क्लॉक या कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें बदली थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं जो मिडीवल टाइम था 19th सेंचुरी का, वहाँ पे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री थी इंडिया की उसको 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया था। वो 3 पीरियड थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये जो डिवीज़न थी वो किसके हिसाब से की गई थी? वो रिलीजन के हिसाब से की गई थी कि कौन से रिलीजन का रूलर है या कौन से लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से की गई थी। और उसी हिसाब से इकोनॉमिक, सोसाइटी और कल्चर को डेवलपमेंट देखा जा रहा था। चलिए आगे आते हैं। ये जो है तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि फ्यू हिस्टोरियंस कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं ताकि वो हिस्ट्री के बारे में जान सकें। अगर अपन इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स की तरफ देखेंगे तो अपन को पता चलता है कि जो डिफरेंट मूवमेंट्स हुए थे पास्ट में वो एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और जो हिस्ट्री अपन जब रीड करते हैं तो वो एक तरीके से बहुत सारी सोसाइटीज़ से भरी हुई पड़ी है, जैसे कि पहले हंटर गैदरर्स थे एंशियंट टाइम में, फिर फार्मर्स आए, फिर वो लोग आए जो टाउन विलेजेस में रहने लगे, फिर कुछ एम्पायर्स आए, फिर किंगडम आए। तो स्टूडेंट्स मिडिवल में कुछ उल्टा होने लगा, कुछ आगे बढ़ के होने लगा कि डेवलपमेंट हो गया हिंदुज़्म का और इस्लाम का। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें डिवाइड कर दिया रिलीजन के बेसिस पे 3 कैटेगरी में, हिंदुइज्म, मुस्लिम और हिंदुइज्म, इस्लाम और किसमें, ब्रिटिशर्स में। तो स्टूडेंट्स ये जो 1000 ईयर्स की इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, क्योंकि 16 और 18 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, डबल हो गई थी हर चीज़ें, जैसे कि 8th और 11th सेंचुरीज़ के मुकाबले हम देखें तो। और एंटायर पीरियड में क्या हुआ था, इसको मिडिवल हिस्ट्री नाम देते हैं क्योंकि मॉडर्न टाइम एक तरीके से आ गया था। और फिर मिडिवल हिस्ट्री के बाद क्या हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज हैं हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट में गैदरर्स, मिडिवल में रिलीजन के उस पर बेसिस पे डिवाइड किया गया और फिर आगे चीज़ें। अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस 1000 years the societies of the subcontinent were transformed. Often the economics in several regions reached a level of prosperity that addressed the interests of European trading companies. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोसाइटी थी सब कॉन्टिनेंट थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो वैसे ही फेमस था वेल्थ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो हर कोई यहाँ पे आना चाहता था। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, कंपनीज तो उस टाइम में होती नहीं थी, यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे उनको अट्रैक्शन मिला, वो लोग यहाँ आने लगे और क्या करने लगे, अपनी नई तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे। और फिर उसके वजह से स्टूडेंट्स अपन को नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा इस तरीके से हुआ नहीं, फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि फिर उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।